हे गाइस, वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। मैं हर्षद अली। सामान्य अध्ययन का सफलता प्रैक्टिस सेट नंबर 14 हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हमने शामिल किए हैं पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस। आपके जो बाकी 6 दिन का समय बचता है, इसमें हमने आपसे कहा था कि करंट अफेयर्स का एक मास्टर वीडियो आपको मिलेगा, तो उस वीडियो को हम कल डिस्कस करेंगे, मास्टर वीडियो को, जिसमें हमने साल भर का करंट अफेयर्स डिस्कस किया है, उसको ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा 200 प्रश्न का अलग अलग विषयों का जो प्रैक्टिस सेट्स है वो भी हम कल से शुरू कर रहे हैं। तो हो सकता है आपके लिए कल से 2 से 3 प्रैक्टिस सेट एक ही दिन में आपको मिल जाए। बाकी आपके पास जो भी सोर्सेस अवेलेबल हैं उनसे आप अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए अभी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्वस्थानीय संरक्षण यानी इन सीटू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल है? हमने आपको बताया था, अगर आपने पर्यावरण का मास्टर वीडियो नहीं देखा उसको देख लीजिए। बहुत सारे इन्वायरमेंट के प्रश्न आप उसी से सॉल्व कर लोगे आसानी से। तो 2 तरह के संरक्षण प्रोवाइड कराए जाते हैं जीव जंतुओं को, वनस्पतियों को। अगर हम जो जीव जंतु और वनस्पति की प्रजातियां हैं उनको उनके प्राकृतिक आवास पर सुरक्षा या संरक्षण प्रोवाइड कराते हैं तो ये कहलाता है स्वस्थानीय संरक्षण। इसमें हमारे आते हैं जैसे कि नेशनल पार्क्स हैं, राष्ट्रीय उद्यान इन्हें हम बोलते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो होती हैं, दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं, आरक्षित वन होते हैं, संरक्षित वन होते हैं, ये प्राकृतिक रिजर्व जो होते हैं, ये सब किस में आते हैं? इन सीटू कंजर्वेशन में। अगर किसी जीव जंतु की वनस्पति की प्रजाति को हम उसके मूल स्थान से लेकर कहीं दूसरी जगह पर उसको संरक्षण प्रोवाइड कराते हैं तो ये बाह्य स्थानीय संरक्षण कहलाता है। इसमें हमारे बीज बैंक आते हैं, एक तरीके से क्या आता है, वनस्पतिक उद्यान आते हैं। तो अभी बोला गया स्वस्थानीय इन सीटू कंजर्वेशन कौन से होते हैं? नेशनल पार्क्स जो होते हैं यानी राष्ट्रीय उद्यान, ये क्या होते हैं? इन सीटू। बीज बैंक जो सीड बैंक होते हैं ये होते हैं एक्स सीटू। और जो जैव आरक्षित क्षेत्र यानी बायोस्फीयर रिजर्व बोलते हैं इसको, ये भी क्या होते हैं? इन सीटू। तो इसमें अगर हम देखें आंसर क्या होगा, तो इसमें हमें आंसर करना है स्वस्थानीय में, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड थर्ड। तो केवल 1 और 3 क्या है? स्वस्थानीय संरक्षण के एग्जाम्पल हैं। बीज बैंक एग्जाम्पल है बाह्य स्थानीय का। रेड डेटा बुक निम्नलिखित में से किससे संबंधित होती है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन IUCN के द्वारा रेड डेटा बुक को प्रकाशित किया जाता है। ये वनस्पतियों और जो जानवर होते हैं उनकी संकटग्रस्त प्रजातियों की रेड लिस्ट होती है, जिसमें पौधे और जानवरों के संरक्षण की स्थिति बताई जाती है। ऑप्शन डी आंसर होगा। सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है। एक तरफ है कन्वेंशंस, प्रोटोकॉल्स दी हुई हैं, और वो प्रोटोकॉल्स क्यों की गई थी उनका थीम आपको बताना है। थीम का मतलब यहाँ पर उनका उद्देश्य क्या है इन प्रोटोकॉल्स को करने का। जैव विविधता को लेकर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होता है जिसके अंतर्गत जैव सुरक्षा पर कार्टेजिना प्रोटोकॉल, ये एक इंटरनेशनल संधि थी जो की गई थी। तो कार्टेजिना प्रोटोकॉल जो है वो जैव सुरक्षा से संबंधित है। इसके अंतर्गत जो है आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी के परिणाम स्वरूप जो सजीव संशोधित जीव हैं जिनको LMO बोलते हैं हम, LMO, इसके ऊपर बेस थी ये कार्टेजिना प्रोटोकॉल। अगला है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो हमारे वायुमंडल में ओजोन की लेयर है उसको नुकसान पहुंचाने वाले जो पदार्थ हैं, ओजोन क्षयकारी पदार्थों के यूज़ को कम करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया गया था। ऑप्शन बी को मैच करेंगे थर्ड से। अगला है मिनीमाता कन्वेंशन। जल में जब पारा मिल जाता है, घुल जाता है, और उस पानी को जब पिया जाता है तो उससे जो रोग होता है उसे मिनीमाता रोग कहते हैं। ये पहले जापान में देखा गया था। इसी को रोकने के लिए कन्वेंशन किया गया जो कि मरकरी यानी पारा प्रदूषण से संबंधित है। स्टॉकहोम जो कन्वेंशन है वो स्थायी कार्बनिक प्रदूषण से संबंधित। किसी क्षेत्र को जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में अर्हता प्राप्त करने हेतु निम्न में से कौन से मापदंड हैं? अगर हम बात करें किसी क्षेत्र में जो स्थानिक प्रजाति के, मतलब ऐसे वनस्पति, ऐसे पौधे जो सिर्फ एक स्थान विशेष पर ही पाई जाती हों, उसके कम से कम 0.5% या 1500 संवहनीय पौधों की प्रजाति होनी चाहिए। तो ये बात सही है बिल्कुल। वेस्कुलर प्लांट्स हैं ये। इनके जो मूल पर्यावास है उसकी 70% या उससे अधिक भाग नष्ट हो चुके हों। जो 70% तक जो प्राथमिक वनस्पति है वो पहले ही नष्ट हो चुकी हो या उससे ज़्यादा। ये दोनों बातें कंडीशन ठीक है। सी इसका आंसर होगा, ये दोनों सही है। वर्तमान में 36 मान्यता प्राप्त जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की संख्या कितनी है? 36। उन 36 में से 4 हमारे भारत में मौजूद हैं।
तो इसमें जो 35वां हॉटस्पॉट था वो कौन सा था? पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के जंगल। और 36वां क्या था? उत्तरी अमेरिका के तटीय मैदान। विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र इनमें से कौन सा है? हमारी जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर आप जानते हैं 71% हिस्से पर इसके जल हैं, यानी महासागर है। तो जल महासागर में भी जीव जंतु वनस्पति पाई जाती हैं। तो ये सबसे बड़ा क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र है, महासागर। निम्नलिखित में से कौन बायोम के भीतर जीवों से शुरू होने वाला जैविक संगठन का सही क्रम होता है? तो पहले आती है जनसंख्या, उसके बाद आता है जनसंख्या के बाद में आता है समुदाय यानी कम्युनिटी, ये है पॉपुलेशन, ये है कम्युनिटी, और ये है इसके बाद आता है इकोसिस्टम, और उसके बाद आता है बायोम। ये होता है सही क्रम इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से किसके माध्यम से जैव विविधता को बहाल किया जा सकता है? बहाल का मतलब ये होता है कि जो चीज़ पहले जैसी अवस्था में थी उसको वैसे ही ले आना, तो पूर्व की स्थिति को प्राप्त कर लेना। तो ये होता है बहाली का मतलब। तो बायोडाइवर्सिटी किसी स्थान की लॉस अगर हो जाती है, बायोडाइवर्सिटी अगर ख़त्म हो जाती है किसी जगह की, तो उसको कैसे हासिल किया जाता है या कैसे उसको पुनः जीवित किया जा सकता है? भाई बायोडाइवर्सिटी का मतलब हमने बताया किसी स्थान पर पेड़ पौधे और जंतु या जानवरों की जो अलग अलग प्रकार की प्रजातियों का पाया जाना ही उस स्थान पर जैव विविधता कहलाता है। अगर आप जंगल लगा दोगे, पेड़ पौधे लगा दोगे, तो क्या होगा? जैव विविधता बढ़ जाएगी, यानी वापस होने लगेगी। जल संरक्षण भी इसका एक एग्जाम्पल है, धरणी उपभोग भी इसका एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इन सभी से क्या कर सकते हैं? ये बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करते हैं, उसको पुनर्जागृत करते हैं ये सारे फैक्टर। IUCN के अनुसार एक प्रजाति को विलुप्त का मतलब है एक्सटिंक्ट माना जाता है यदि ये अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखा गया है। कितने वर्षों से? 50 सालों से अगर कोई प्रजाति किसी जानवर की अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई है तो उसको एक्सटिंक्ट यानी विलुप्त मान लिया जाता है। IUCN वाले चैप्टर में मैंने आपको कराया था, तो आपने अगर वो मास्टर वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए। ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए कुछ भी नहीं होंगे। फिर निम्नलिखित में से कौन सी वृक्ष प्रजाति विश्व के सबसे ऊंची जीवित प्रजाति है? अच्छा प्रश्न है, और इसका आंसर आप सोच रहे होंगे यूकेलिप्टस, जबकि ऐसा नहीं है। विश्व में सबसे लंबे जो वृक्ष हैं वो रेडवुड होते हैं। रेडवुड को ही कहा जाता है सेकोया या सिकोया, ऑप्शन बी। और ये ज़्यादातर पाए जाते हैं कैलिफोर्निया में, यानी अमेरिका में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी महासागर की शेडो जोन की विशेषताएं होती हैं? तो जो अगर हम देखें सागर में जो पानी है ऊपर, अगर उसकी सतह से हम 2 किलोमीटर नीचे तक जाएं तो ये जोन कहलाता है शेडो जोन। और इस जोन के जो फीचर हैं, इसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, महासागरों का सबसे पुराना जल यही होता है, और बढ़ते प्रवाह के बीच ये स्थिर जल होता है। तो इसके ये तीनों ही फैक्टर्स हैं या फीचर्स हैं। भारत के राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड NBWL की जो अध्यक्षता की जाती है वो प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। इंग्लिश में बोलते हैं इसको नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय स्थल यूनेस्को के नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल है? इसमें याद रखिएगा, हमारे जो भारत सरकार ने हमारे देश के 18 बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित कर रखे हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। 18 में से 11 को जो है यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम यानी MEB के आधार पर वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया है। ठीक है, 11 को शामिल किया गया। आउट ऑफ 18 11 किसमें है? ये नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में भी शामिल है, जिसमें जो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है ये शामिल है, ऑप्शन सी। तो कौन कौन से हैं मैं बता देता हूँ। एक तो यही हो गया हमारा। अगर हम बात करें नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ये इसमें शामिल है। मन्नार की खाड़ी शामिल है, सुंदरबन, नंदा देवी, नौकरेक, पंचमढ़ी, सिमलीपाल, अचानक मार, अमरकंटक भी है, और ग्रेट निकोबार, अगस्त्यमालाई और ये कंचनजंगा। अगर इसमें आंसर देखेंगे तो ये सारे ही शामिल हैं। ठीक है, ये चारों ही इसमें शामिल हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय उद्यानों को अभ्यारण्यों की तुलना में अधिक संरक्षण प्राप्त होता है। जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं हमारे, नेशनल पार्क और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती हैं, उनकी तुलना में जो नेशनल पार्क है वो ज़्यादा संरक्षित होते हैं। ये बात सही है। दूसरा देखिए, केवल राज्य सरकार ही राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर सकती है, ऐसा नहीं है।
इसमें जो 1972 का 1972 का जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम आया था, उसके तहत राज्य सरकार तो घोषणा कर ही सकती है राष्ट्रीय उद्यानों की, और केंद्र सरकार भी कुछ शर्तों के साथ में किसी प्लेस को नेशनल पार्क घोषित कर सकती है। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत हो जाता है, यहाँ केवल एक सही है। चलिए सवाल नंबर अगला देखिए, निम्नलिखित में से जो युग्म दिए हुए हैं इनमें से कौन से सुमेलित नहीं है। प्रोजेक्ट टाइगर आया था 1973 में, प्रोजेक्ट एलिफेंट आया था 1992 में, प्रोजेक्ट हंगुल आया था वर्ष 1970 में, प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड आया था 2009 में। तो जो मैच जो नहीं है वो है सी ऑप्शन। सवाल अगला है, ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है। ताडोबा अंधारी जो टाइगर रिजर्व है वो महाराष्ट्र में है। गो आश्रयों से संबंधित मामले, पशुओं पर क्रूरता को रोकना और इसके जो शासी कानून होते हैं भारत सरकार के किस मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। वैसे तो ये मामले अगर हम देखें, ये मामले पहले पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय के अधीन आते थे, लेकिन 2019 से केंद्र सरकार ने क्या किया है, इनको ट्रांसफर करके कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय को हस्तांतरित किया है। ऑप्शन बी। निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस धान के खेतों में उत्पन्न होती है और ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट करती है। ये आपको पता है। तो धान के खेत जो होते हैं और जो कोयले की खदानें होती हैं और जो घरेलू जानवर होते हैं, उनके मुंह से जब जुगाली करते रहते हैं तो उनके मुंह से जो गैस निकलती है वो मीथेन ही होती है। तो मीथेन के जो स्रोत हैं उत्सर्जन के, उसमें एक धान का खेत, पैडी फील्ड होते हैं, कोयले की खानें, कोल माइंस हो गई, घरेलू जानवर, डोमेस्टिक एनिमल्स जो होते हैं हमारे, इनके मुंह से जो गैस निकलती है वो मीथेन ही होती है। जबकि जो आर्द्र भूमि होती हैं, वेटलैंड्स जो होती हैं, यहाँ से भी निकलती है कौन सी, मीथेन। तो विकल्प सी सही रहेगा। सवाल अगला देखें, अभी कथन है एक यूट्रोफिकेशन के कारण कुछ शैवाल और जलीय पौधे झीलों की सतह पर पनपने लगते हैं। हमने डिस्कस किया था यूट्रोफिकेशन जो होता है वो किसी जल के स्रोत में जब खनिज और पोषक तत्व ज़्यादा मिल जाते हैं, ज़्यादा अधिकता पाई जाती है, तो शैवाल और जलीय पौधों की अत्यधिक विकास को एक तरीके से प्रमोट करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट तो हो गया सही। और जब ये प्रक्रिया होती है तो इसका जो रिजल्ट निकलता है तो पानी में ऑक्सीजन की कमी होती है और जैविक ऑक्सीजन की जो मांग है वो हाई हो जाती है। तो ये बात भी सही है, बट ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो दोनों सही हुए, लेकिन ये इसकी सही व्याख्या नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन से रामसर साइट्स यूपी में स्थित है। हमने डिस्कस किया था भारत में कुल 46 रामसर साइट्स हैं। इसमें से अकेले 8 जो है यूपी में है, 8 रामसर साइट्स। तो इसमें जो सांडी पक्षी अभ्यारण्य है ये हरदोई के अंदर है। ये भी प्लेसेस भी याद रखिएगा, अलग से सेपरेटली पूछ लेता है कि सांडी पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है। तो ये हरदोई में है, ये रामसर साइट में शामिल है इसकी। रुद्रसागर झील भी रामसर साइट्स है, लेकिन ये यहाँ सवाल पूछा है उत्तर प्रदेश की, ये कहाँ पर है, ये त्रिपुरा में है। सरसई नवर वेटलैंड ये कहाँ पर है, इटावा में है, तो ये यूपी में है। ऊपरी गंगा ब्रजघाट से नरोरा विस्तार ये भी क्या है, ये यूपी की साइट है ये भी। अगला है नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, ये उन्नाव में है, तो ये भी शामिल है। तो कौन सा नहीं है इसमें, इसमें जो त्रिपुरा है ये नहीं है। 1 3 4 5, 1 3 4 5, इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया। इस प्रैक्टिस सेट में फ़िलहाल इतना ही डिस्कस करेंगे हम, बाकी कल प्रैक्टिस आपकी प्रॉपर रहेगी और 2 से 3 प्रैक्टिस सेट रहेंगे आपके। साथ ही आपको जो करंट अफेयर्स की कल मैराथन है वो मिल जाएगी। तो कल ही आपका करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा और वक्त बचते ही आपको यूपी जीके का मास्टर वीडियो भी मिल जाएगा। रिस्पॉन्स आपका दोनों पर ही अच्छा आना चाहिए अब। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।